जय हिंद दोस्तों। जीके वाले अपने सीरीज में आज अपन करते हैं CGL 2024 में 17 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो देखो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कैसे कैसे तरीके से पूछे गए थे। पहला ही क्वेश्चन था भारत के बाद सर्वाधिक हिंदू आबादी वाला देश। सर्वाधिक हिंदू आबादी देश, और वो है नेपाल। इसमें 81.3% हिंदू है। और इंडिया में, भारत में, इंडिया में है लगभग 79.8%। इसका मतलब 1.2 अरब लोग हैं। कौन? हिंदू। 1.2 अरब। इतनी बात ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स, जीडीपी। देखो मैंने बोला था कि अधिकतर इकोनॉमिक्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो टर्मिनोलॉजी बेस्ड आते हैं, कि बस जो इकोनॉमिक्स में यूज होने वाले टर्मिनोलॉजी ना, जीडीपी, जीएनपी, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम हो गई, है ना, ऐसे पे ज्यादा आते हैं। जैसे कि इस 2024 वाले सेट में ज्यादा क्वेश्चन ग्रीन रेवोल्यूशन से पूछे जा रहे हैं, हरित क्रांति से ही पूछे जा रहे हैं, तो वो भी इकोनॉमिक्स वाले पार्ट का हिस्सा है। तो जीडीपी क्या होती है? किसी देश की सीमा के भीतर निर्धारित अवधि में कोई निर्धारित समय में उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तु है ना, उसका मार्केट प्राइस, उसको बोलते हैं जीडीपी। जैसे ये अपना इंडिया है, इसमें एक साल में, एक वर्ष में जितनी भी वस्तु उत्पादित हुई है ना, वस्तु और सेवाएं, वस्तु और सेवा, वस्तु मतलब जैसे मान लो बनाना, चीनी, ये मान लो। और सेवाएं मतलब जैसे बस से किसी ने ट्रेवल किया, रेल ट्रेन से किया, और एयरप्लेन से किया, इनसे इनको सेवाएं मान लो ना। तो वस्तु और सेवाओं का अंतिम मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य, अंतिम रूप से उन सब का जो जोड़ होगा ना, सब सारी वस्तु सारी सेवाओं का जो अंत में जोड़ बैठेगा ना, वो हो जाएगा जीडीपी। और जीडीपी की फुल फॉर्म होती है गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। नेक्स्ट था एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। जीडीपी अभी बताया ये। एनडीपी क्या होती है? नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब जीडीपी टोटल निकाली अपन ने, वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य, उसमें से जिनकी वैल्यू कम होगी उसको घटा देंगे तो आ जाएगी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे मान लो किसी ने कार ली थी 10 लाख रुपए की, और एक साल बाद में उसकी वैल्यू मान लो घट के 9 लाख ही होगी। अब 9 लाख होगी तो जो 1 लाख का जो मूल्य ह्रास हुआ ना, उसको लेस कर देंगे तो वो आ जाएगी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी में ऑप्शन में एक था सब्सिडी। सब्सिडी, अब सब्सिडी नाम तो बहुत सुना होगा है। भारत सरकार, राजस्थान सरकार गैस सिलेंडर पे बहुत देती है, अनाज पे भी देती है, गेहूं चावल इन पे भी देती है। क्या होती है सब्सिडी? सब्सिडी का मतलब होता है किसी व्यवसाय, बिजनेस को, या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, या फिर किसी संस्थान को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता। मतलब जैसे मान लो सोलर पैनल है, सोलर पैनल
अब गवर्नमेंट इनको प्रमोट करना चाहती है ना। तो वो क्या बोल रही है कि ये ना आप सोलर पैनल पैनल ले लो, मान लो 1 लाख रुपए का सोलर पैनल आएगा घर के लिए, मान लो आता नहीं है इतने में, 1 लाख का आएगा मान लो, गवर्नमेंट बोलेगी भैया 20% सब्सिडी हम दे देंगे, 20%, मतलब 20 हजार रुपये हमसे ले लो और 80 हजार रुपये तुम मिला लो और तुम्हारे घर में और सोलर पैनल लगवा लो। तो ये 20 हजार रुपये गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता है, जो सोलर पैनल को प्रमोट करने के लिए दी जा रही है, तो इसी को सब्सिडी बोलते हैं। ऐसे ही अनाज में, गेहूं में भी दी जाती है, ऐसे ही सिलेंडर में दी जाती है कि जैसे मान लो सिलेंडर 900 रुपए का है, सिलेंडर गैस सिलेंडर 900 रुपए का है, तो वो बोलती है कि ना पब्लिक से कि आप ना 500 रुपये में सिलेंडर ले लो। जैसे आपने अभी देखा हुआ 2014 वाले लोकसभा इलेक्शन में, और राजस्थान 14 वाले नहीं, सॉरी 24 वाले लोकसभा इलेक्शन में, और राजस्थान में इलेक्शन हुए तो उसमें होड़ लगी थी भी, कांग्रेस वाले बोल रहे इतने में सिलेंडर मिलेगा, बीजेपी वाले बोल रहे इतने में सिलेंडर मिलेगा। तो ये अब गवर्नमेंट 500 रुपये ले रही है पब्लिक से, किसके, सिलेंडर से, सिलेंडर के, और बच्चे 400 रुपये खुद पे कर रही है, और वो क्या है, सब्सिडी है ना। तो सब्सिडी क्या होती है, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंदिरा पीपी बोरा, नाम देखो कैसा है, इंदिरा पीपी बोरा, इंदिरा पीपी बोरा, इनको मिला था पद्मश्री 2020 में, 2020 में। ये क्या है, सत्रिया की जो डांस है ना, क्लासिकल डांस है, उसकी कलाकार है सत्रिया। अब ये क्लासिकल डांस है, बताने की जरूरत नहीं होगी शायद, इसको पता नहीं अपन कितनी बार कर चुके हैं। कहाँ का है, असम का है। 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत शंकर देव थे, वैष्णव संत शंकर देव, इन्होंने इसको मतलब इस डांस के उत्पन्न होने का श्रेय इनको जाता है। और जो सत्रिया डांस है ना, संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी ने सन 2000 में इसे क्लासिकल डांस घोषित किया। देखो सत्रिया क्लासिकल डांस कहाँ का, असम का, 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत शंकर देव ने, इनका श्रेय जाता है इनको वो ट्रेंड में लाने का। इसके बाद संगीत नाटक अकादमी ने सन 2000 ईस्वी में इसको क्लासिकल डांस घोषित कर दिया, किसको, सत्रिया को। थोड़ा और जानते हैं सत्रिया के बारे में। सत्रिया में होता क्या है, सत्रिया में संगीत भी होता है, नृत्य भी होता है और नाटक एक्ट भी होता है, तीनों चीजें का संयोजन होता है। और सत्रिया में कृष्ण और विष्णु भगवान की पौराणिक कथाओं पर आधारित है। देखो यार, भारत हिंदू प्रधान देश है, इन इन डांस को क्लासिकल डांस क्यों घोषित किया, इसके पीछे कारण क्या है, जो जैसे अपन बहुत सारे क्लासिकल डांस में देखते हैं कि वो कृष्ण जी की, बलराम की, राधा जी की, विष्णु भगवान की, इनकी जो पुरानी कथा है ना, इन्हीं पर आधारित है। तो इन डांस को क्लासिकल डांस इसलिए घोषित किया, जैसे अपन लोग आज इनको पढ़ रहे हैं, इनके बारे में जान रहे हैं, तो कभी इनको देखते होंगे, या फिर कभी मान लो वहां पे जाके देखें इस डांस को, या फिर कभी फोन में ऑनलाइन इसको देखे ना,
तो अपन को पता लगेगा कि कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान की जो पौराणिक कथा है ना, ये अपने दिलों में जिंदा रहे, आने वाली पीढ़ी में भी ये चीजें जिंदा रहे। तो इन्हीं चीजों को प्रमोट करने के लिए ना इनको क्लासिकल डांस का दर्जा दिया जाता है, ताकि ये चीजें हमेशा जिंदा रहे आगे आने वाली पीढ़ी तक भी। और इसमें यूज किए जाने वाले वाद्य यंत्र है ना, वो है खोल, इसको ढोल भी बोलते हैं, ताल, इसको झांझ भी बोलते हैं, झांझ मजीरा बोलते हैं ना, झांझ भी बोलते हैं। एक होता है बांसुरी। ये प्रमुख वाद्य यंत्र हैं जो सत्रिया करते टाइम पे बजाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आ गया, घूम फिर के बार बार आ रहा है, बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप याद रखेंगे। एक सेट में एक बार एक क्वेश्चन आ गया तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आगे आने वाले सेटों में आएंगे। तो जिसका 25 वाला एग्जाम जैसे हो ना, किस दिन हो, उसका ध्यान रखें। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 में है, पार्ट 4 में है, आयरलैंड से लिए गए थे, है ना। और गैर न्यायिक है, न्यायिक नहीं है, इनको लेने के लिए आप न्यायालय में क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन था वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत। देखो यार, गांधी जी शुरू में ही इस चीज को प्रमोट करने के पीछे पड़े थे। ग्राम पंचायत एक स्थानीय स्वशासन का ही भाग है। स्थानीय स्वशासन की मांग गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने भी करी थी, और उसके बाद में जब संविधान सभा बन गई थी, संविधान बन रहा था, तब भी उन्होंने मांग की थी, लेकिन ये चीजें बाद में लागू हुई, उसके बहुत बाद में। मतलब कि जैसे पंचायत क्षेत्र में, अपने गांव गांव में, पंचायतों में अपने वहाँ पे चुनाव हो, नगर पालिका, उससे जो बड़ा कस्बा है उसमें नगर पालिका में हो, फिर नगर परिषद में हो, फिर नगर निगम में हो, तो वहाँ का स्थानीय जो सुशासन है ना, वो वहाँ के लोगों द्वारा चुने गए लोग है ना, जो जैसे सरपंच बनता है, पंचायत में, नगर पालिका में चेयरमैन बनता है, निगम में मेयर बनता है, तो उन्हीं के द्वारा संभाला जाए। क्योंकि केंद्र सरकार वहां नहीं पहुंच सकती, राज्य सरकार की विधानसभा के सदस्य वहां नहीं पहुंच सकते डायरेक्ट, तो इनडायरेक्टली वो उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो उस चीज को प्रमोट करने के लिए ग्राम पंचायत की स्थापना करी गई। और ये जो ग्राम पंचायत है ना, पंचायती राज का ही हिस्सा है, पंचायती राज इसी का हिस्सा है। और ये पंचायती राज क्या है, जैसे मैंने अभी बताया ना, स्थानीय स्वशासन ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन की 3 स्तरीय व्यवस्था है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन पैदा करने के लिए उसके लिए 3 स्तरीय व्यवस्था है। पहले ग्राम स्तर पर होती है, उसको अपन बोलते हैं ग्राम पंचायत। नंबर 2, ब्लॉक स्तर पर, उसको अपन बोलते हैं पंचायत समिति। और नंबर 3, जिला स्तर पर, उसको बोलते हैं जिला परिषद। ये शामिल है इसमें, इसमें जो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है इसमें। एक चीज और है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, इसको संवैधानिक दर्जा बाद में मिला है। संवैधानिक, पहले संवैधानिक नहीं थी, दर्जा बाद में मिला है। और वो कब मिला है? 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा मिला। पंचायती राज के बारे में आपने थोड़ा जाना, आगे बढ़ते हैं। उस्ताद
उस्ताद अमजद अली खान बंगस, नाम यार बहुत बड़ा है। उस्ताद अमजद अली खान बंगस, बंगस इनका वंश है, बंगस वंश। ये कौन है? सरोद वादक, वाद्य यंत्र होता है सरोद वादक, इन्हें सरोद सम्राट भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, शायद पहले भी आ चुका। ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरीज हैं इंडिया में कितनी? 5। पहली बात तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, स्पेलिंग भी देख लें, यानी खगोलीय वेधशालाएं ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं। ये भारत में है 5। किसने बनवाई? जयपुर का एक राजा था सवाई जयसिंह सेकंड, इन्होंने ये बनवाई 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में। इनमें देख लो एस्ट्रोलॉजिकल गतिविधि जितनी भी होती है ना, मतलब खगोल विज्ञान की, सूरज की गति चेक करना, पृथ्वी की गति चेक करना, और भविष्यवाणी करने करने के लिए जो चीजें पता होनी चाहिए ना, वो सब पैदा कर दी थी इन राजा ने, देख लो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही। अब आज अपन कैसे बोले कि आज अपन टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं? ये 18वीं शताब्दी का मतलब 19वीं चल रही, 20वीं चल रही, 21वीं चल रही, 300 साल पहले ये आदमी ये काम कर चुका है। और आज अब अपन अपने आप को ग्रेट मानते हैं कि हाँ अपन ने बहुत बड़ा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। एक है जयपुर में, ये सबसे बड़ी है। कभी जयपुर जाना हो, राजस्थान की राजधानी, तो घूम के आना यहाँ पे। नंबर दूसरी है दिल्ली में, नंबर तीसरी है उज्जैन में, नंबर चौथी है मथुरा में, और नंबर 5वीं है वाराणसी में। 5 वेधशालाएं हैं, ऑब्जर्वेटरी है। सवाई जयसिंह सेकंड जो जयपुर का राजा था, इन्होंने बनाई थी 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में, और जयपुर वाली सबसे बड़ी है। और एक खास बात और है इसमें, जयपुर वाले में, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये शामिल है। कौन सी? जयपुर वाली। ठीक है। सवाई जय सिंह इन्होंने राज किया था जयपुर पे 1699 से 1743 तक, लगभग 44 साल इन्होंने जयपुर राजघराने के ये राजा थे। और इस जो ऑब्जर्वेटरीज में क्या होता था, खगोलीय पिंडों की गति का अध्ययन प्लस भविष्यवाणी संबंधित एस्ट्रोलॉजी गतिविधि भी यहीं से चेक की जाती है। इतनी बात समझ में आई? थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था खजुराहो महोत्सव। खजुराहो महोत्सव, नृत्य महोत्सव। खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ का है? एमपी का है। ठीक है। खजुराहो मंदिर एमपी में मनाया जाता है। खजुराहो महोत्सव मध्य प्रदेश का है, खजुराहो का मंदिर है मध्य प्रदेश में, उसी मंदिर में ये उत्सव मनाया जाता है। एक खास बात और है, जो खजुराहो का जो मंदिर है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ये बात जरूर याद रखेंगे, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होते ही इम्पोर्टेंट बन गया। ठीक है।
आगे नेक्स्ट था थाई पुषम, तमिलनाडु का है, दक्षिण भारत का है, तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। और तमिल समुदाय भारत में और कहीं भी है तो वहीं भी मना लेते हैं, मतलब भारत में तो मनाते ही हैं लेकिन भारत के अलावा और कहीं भी मना लेते हैं। और ये थाई पुषम भगवान मुरुगन को समर्पित है। मुरुगन, मुरुगन को समर्पित है। और मुरुगन ये युद्ध के देवता माने जाते हैं, युद्ध के देवता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था महाराष्ट्र भूषण, भूषण सम्मान। तो सबसे पहले बात तो अवार्ड है, ठीक है। अब महाराष्ट्र भूषण है तो गुजरात तो देगा नहीं, तो महाराष्ट्र ही देगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1996 से लगातार दिया जा रहा है, प्रति वर्ष इसको दिया जाता है। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। क्या? महाराष्ट्र भूषण सम्मान। और पंडित भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी, इनको मिला था 2002 में क्या? महाराष्ट्र भूषण सम्मान। ये भीमसेन जोशी कौन थे? एक ख्याल गायक थे, ख्याल गायक, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में, क्लासिकल डांस में ख्याल गायक। और भीमसेन जोशी को भारत रत्न भी मिल चुका है, और वो मिला 2008 में। ये भी ध्यान में रखें, क्या इस बार पूछा महाराष्ट्र भूषण, क्या बता आपकी बार भारत रत्न पूछ ले, तो ये बात भी यहाँ पे याद रखेंगे। अब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कई बार आ चुका है। एक सेकंड रुकना भैया। सॉरी भाई। देखो यार, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पता नहीं कितनी बार ये बात आ चुकी है, क्या होती है। देखो भारत में ना क्लासिकल डांस के लिए दो संगीत करे जाते हैं, दो संगीत करे जाते हैं। इसमें एक तो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत। दूसरा है कर्नाटक संगीत। तो उत्तर भारत का जो क्लासिकल डांस कथक है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में किया जाता है, और दक्षिण भारत के कुचिपुड़ी और ये जो है ना, ये कर्नाटक संगीत में किए जाते हैं। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक शैली है ना, तो ये हजारों वर्ष पुरानी है। इसमें कुछ धुन है, मतलब वो क्या है? ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, ये कुछ इनकी जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैलियों के प्रमुख भाग हैं। कई बार ये पूछ लिया ख्याल कौन से शास्त्रीय संगीत की शैली में आता है, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आता है, ना कि कर्नाटक संगीत में। और ध्रुपद के लिए फेमस है, ध्रुपद गायन बोलते हैं इसको, ध्रुपद गायन। कई बार पूछ लेगा, जैसे तानसेन है ना, जो अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, तो वो कौन से गायन के लिए फेमस थे? वो ध्रुपद गायन के लिए फेमस थे। और वो किसके लिए था? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए था। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि हजारों साल पुरानी है।
कर्नाटक संगीत वाली फिर कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें डिस्कस करेंगे, वरना आज बहुत बड़ा हो जाएगा लेक्चर। आर्टिकल 165 पूछ लिया गया भैया। राज्य सरकार के विभिन्न मामलों में सलाह देगा। सलाह देगा कौन देगा भैया? तो वो देगा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता विभिन्न मामलों में सलाह देगा महाधिवक्ता। आर्टिकल 165 ये बात बोलता है। महाधिवक्ता कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है ना केंद्र में, महान्यायवादी, उसके जैसा होता है। केंद्र में महान्यायवादी होता है, राज्य में महाधिवक्ता होता है। इसकी महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। महाधिवक्ता क्या होता है? राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। जैसे केंद्र का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। वैसे राज्य का विधि अधिकारी कौन होता है? वो महाधिवक्ता होता है। और इसकी नियुक्ति करता है गवर्नर, जो अभी बता दिया मैंने, राज्यपाल करता है। और इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? मतलब इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो हाई कोर्ट के जज के समान जो योग्यता हाई कोर्ट के जज की होगी ना, वही राज्य के महाधिवक्ता की भी होगी। और जो क्वालिटी सुप्रीम कोर्ट के जज की होंगी ना, वही क्वालिटी महान्यायवादी की भी होंगी। इतनी बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। 166 क्या बोलता है? स्टेट गवर्नमेंट के कार्य को संचालन, राज्य सरकार के कार्यों का संचालन। 167 क्या बोलता है? सीएम यानी चीफ मिनिस्टर राज्यपाल को सूचना प्रदान करेगा। ये सीएम का दायित्व है, कर्तव्य है उसका, कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को राज्य में होने वाली सारी गतिविधियों की इंफॉर्मेशन देगा। किसको? राज्यपाल को। कौन देगा? मुख्यमंत्री देगा, आर्टिकल 167 के तहत। आगे बढ़ते हैं। आगे था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त। इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल या 65 साल? बस यही क्वेश्चन था एग्जाम में, बट अपन थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। अगर मान लो क्या तो उसकी 6 साल उम्र हो जाए उस पद पर रहते हुए, या फिर वो 65 साल का हो जाए, जो भी पहले हो जाए तो वो पद से हट जाएगा। लेकिन इससे पहले भी अगर उसको हटाना हो तो संसद द्वारा महाभियोग लाके उसको हटाया जा सकता है। महाभियोग, इसके लिए एक वर्ड होता है इम्पीचमेंट। और जो CEC होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन प्लस अन्य आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस अन्य आयुक्त के पास की जो इनके जो वेतन भत्ते होते हैं ना, वेतन भत्ते, ये सब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के
सामान्य होते हैं किसके? चीफ इलेक्शन कमीशन के। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था ज्योग्राफी का, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में पूछा, ज्योग्राफी के बारे में पूछा गया था। कृष्णा नदी लेंथ है 1400 किलोमीटर। भीमा, तुंगभद्रा और मूसी ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है कई बार, सहायक नदी को बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, और सहायक नदियां भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। कृष्णा नदी पर बांध की अपन बात कर लें तो बांध है नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, अलमाटी, ये इस पर प्रमुख बांध हैं। और कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो महाबलेश्वर, महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है, और ये पहाड़ी कहाँ है? पश्चिमी घाट में है। और कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर की पहाड़ी से और कृष्णा नदी का उद्गम होता है। और ये जो महाबलेश्वर है ना, यहाँ पे ये मंदिर है और ये भगवान शिव को समर्पित है, ये मंदिर, ठीक है। और जो कृष्णा नदी है वो महाराष्ट्र से निकलती है, फिर कर्नाटका में जाती है, उसके बाद तेलंगाना में जाती है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में जाती है, और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कृष्णा रिवर ध्यान में रखेंगे। थोड़ी सी महानदी के बारे में जान लेते हैं। महानदी छत्तीसगढ़, यहाँ से फिर उड़ीसा, फिर यहाँ से बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। इसके बाद में एक गोदावरी है, गोदावरी नदी के बारे में थोड़ा जानते हैं। गोदावरी नदी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। आफ्टर गंगा, गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। और ये महाराष्ट्र, यहाँ से फिर तेलंगाना, यहाँ से फिर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और फिर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जानी नदियों के बारे में, आगे बढ़ते हैं। समता सेना दल, समता सेना दल, देखो यार समता मतलब इक्वल, सेना दल नाम में इसका कुछ सेंस छुपा हुआ है। समता, समानता की बात कर रहा था ये दल, ये जो ग्रुप बना था। तो समानता की बात किसने की थी? भीमराव अम्बेडकर ने बहुत की थी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा फेस किया था छुआछूत को, इन सबको, जातिवाद को। तो इसकी स्थापना करते हैं 1927 में भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इसकी स्थापना करते हैं, किसकी? समता सेना दल की। इसके अलावा उस टाइम के कुछ महत्वपूर्ण लोग और थे, उनके बारे में जानते हैं। सावित्री बाई फुले, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इनके बारे में। कौन थी? शायद अब तो मूवी बन रही है इस पे, समाज सुधारक थी, शिक्षाविद थी, और कवयित्री भी थी।
ठीक है। और सावित्रीबाई फुले है ना, भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। भारत की पहली महिला शिक्षिका। आजकल तो राजस्थान सरकार ने 33% आरक्षण दे दिया महिलाओं को शिक्षक भर्ती में, तो 33% महिलाएं शिक्षिका हैं, लेकिन भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? वो थी सावित्रीबाई फुले। इनके पति थे, उनका नाम था ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले। इन्होंने 1848 में पुणे में पहला बालिका स्कूल खोला, गर्ल्स स्कूल खोला। ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने खुद देखा है, फेस किया रेलवे में और एसएससी में। सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? वो भी ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर की, और इसकी स्थापना करी थी 1873 में। बहुत बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज वाला। इसके अलावा एक क्वेश्चन था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। पहला संस्करण इसका हुआ था ओडिशा के भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर, ओडिशा में। और कब हुआ था? 2020 में हुआ था। खेलो मतलब डोमेस्टिक लेवल पर खेलों को प्रमोट करना, उसके बाद में उन खेलों को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना। जैसे कुछ खिलाड़ी हैं घरेलू लेवल पे है, स्टेट या फिर गाँव में, वो इन खेलों के थ्रू थोड़ा इंडिया लेवल पे आएंगे, फिर वहां से वो प्रमोट होकर इंटरनेशनल ओलंपिक में खेलेंगे फिर वो, है ना। कुछ ऐसे खेल है जिसमें ये खेले जाते हैं। एथलेटिक्स हो गया, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, तलवारबाजी, जूडो, कबड्डी, तैराकी, वेटलिफ्टिंग, भारोत्तोलन, कुश्ती। ये कुछ ऐसे खेल हैं जो खेलो इंडिया गेम में खेले जाते हैं, इनको प्रमोट करने के लिए। पहला संस्करण 2020 में भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। तो आज के सेट में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक और नए सेट के साथ। जय हिंद।